ओके, डीएनए मॉडल में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, कल जो हमने डीएनए रिलेटेड जो एमसीक्यूज किए थे, यानी कैलकुलेशन बेस्ड जो भी बात की थी, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो? ओके, तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। ओके, मैं एक बात आपको पूछ लेती हूँ। ओके, चलो एक क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ डीएनए is 540 nanometer. 540 nanometer. Then how many nitrogen base pair will be there in that DNA? ओके, आप बताओ अभी। ओके, वीरेनिया ने आंसर दे दिया। बेस पेयर पूछा है। ओके वीरेनिया, थोड़ा सा चेक कर लो। बेस पेयर पूछा है मैंने। Yes, Chitra is correct. There are 158 pairs. Okay, 158 pairs होंगे। ओके, अब हम ये डीएनए मॉडल की बात कर लेते हैं। तो कल हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही था। ये पूरा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो है दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। ये एक हेलिक्स है, और एक हेलिक्स के अंदर अगर ऐसे हमने कैलकुलेशन किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इतने बेस पेयर होते हैं। ये एक बेस पेयर है जिसके अंदर एक जी और सी है ना, एक बेस पेयर है, और बेस 2 है। बेस अगर पूछा गया तो 2, और बेस पेयर पूछी गई तो 1। ओके, ये बेस पेयर 1 है, लेकिन नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 2 है। लाइक दैट, इसी तरह से आपको आंसर करना है। ओके, देन ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, स्ट्रैंड 1 एंड स्ट्रैंड 2, दो स्ट्रैंड जो एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 2 नैनोमीटर। ओके, ये 2 नैनोमीटर होता है। यानी अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम है, और अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो ये 34 एंगस्ट्रॉम है, और नैनोमीटर है तो 3.4 है। सॉरी, कल मैंने शायद आपको नैनोमीटर ही इतने बता दिए थे। तो ये 3.4 नैनोमीटर है।
एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो होगा 34 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो कोई भी डीएनए अगर है तो इसके अंदर 3 चीजें हैं, नाइट्रोजन बेस है, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक शुगर्स है, देन फॉस्फेट ग्रुप्स है। ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है और ऐसे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, और इसके अंदर आप याद रखिए फॉस्फेट एंड शुगर, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, ऐसे पूरा पूरा बैकबोन बनाता है। वो जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ना, ये से इधर आप देख सकते हो, इधर ऐसे सेंटर में बनते हैं। ओके, दूसरी बात याद रखिए, ए अगर है तो उसके साथ ऑलवेज टी ज्वाइन करता है। ए अगर है तो उसके साथ ऑलवेज टी ज्वाइन करता है, और जी अगर होता है ना सामने तो उसके सामने ऑलवेज सी ज्वाइन करता है। और जब ये ज्वाइन करते हैं ना तो ए और टी है तो दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अगर ए और टी ज्वाइन होते हैं ना तो दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी है ना तो उसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये भी आप याद रखिए कि दोनों के बीच में बॉन्ड कौन से हैं। तो ए के साथ ऑलवेज टी ही ज्वाइन होगा, जी के साथ ऑलवेज सी ज्वाइन होगा, और ए के साथ जब टी ज्वाइन होता है दैट टाइम दे विल फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। कितने नंबर में है? 2। ओके, जी के साथ ऑलवेज सी ज्वाइन होता है, वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही है लेकिन नंबर होते हैं 3। ओके, 3 नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के ये ज्वाइंट होते हैं। तो इसी तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनता है। लेट अस गो फर्दर। आगे अगर बात करें तो कोई भी डीएनए का अगर बैकबोन रहेगा, कोई भी डीएनए का बैकबोन रहेगा तो बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट शुगर चेन। ओके, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, लाइक दैट, ऐसे पूरा बैकबोन बनेगा। देखिए बैकबोन का मतलब क्या है पता है? अगर ये आपने निकाल दिया ना, ये बैकबोन का मतलब क्या हुआ? अगर बैकबोन निकाल दिया तो बैकबोन निकलने की वजह से, है ना, ये बैकबोन सपोज ये निकाल दिया आपने, ये तो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो कोलैप्स हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस मैम। ओके, तो ये बैकबोन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर ये निकाल दिया ना, सपोज ये बैकबोन हमने निकाल दिया तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो है उसमें शुगर एंड फॉस्फेट पूरे बैकबोन बनाती है, जिसकी वजह से डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो बनता है। सो शुगर फॉस्फेट शुगर चेन इज अ बैकबोन। स्टेप्स आर फॉर्म्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस। ये देखिए जैसे कोई सीढ़ी है और उसके ऊपर ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं, है ना, तो ये स्टेप्स जो बन रहे हैं ना, दैट इज मेड अप ऑफ दैट नाइट्रोजन बेसिस। ओके, ये नाइट्रोजन बेसिस से जैसे स्टेप्स बन रहे हैं इसी तरह से आपको दिखेगा। ओके, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो भी स्टेप्स बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, सेंटर में ऐसे ज्वाइंट हो रहे हैं। ओके, नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? नाइट्रोजन बेसिस 4 तरीके के होते हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ओके, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। और ये आप है ना ऐसे पूरा मत लिखिए, एडेनाइन को ए ही लिखना होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट इज, एंड ग्वानिन को जी ही लिखना होता है, थाइमिन को टी लिखना, हाँ बट कैपिटल लेटर में लिखना है, और साइटोसिन है तो उसे सी लिखना है। ओके, और यहाँ पे ये नोटिस कर लीजिए, यूरेसिल होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है। हमने सीखा था कि नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ना वो 4 टाइप के होते हैं, है ना, 4 टाइप के, मीन्स ऐसे 2 है मेनली, प्यूरिन्स एंड प्यूरिमिडिन्स, तो ऐसे 4 टाइप के होते हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। बट टोटल अगर काउंट करें ना देयर आर 5 टाइप्स। अगर 5 टाइप के हैं, यूरेसिल भी एक टाइप का नाइट्रोजन बेस है, लेकिन ये है ना सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है, डीएनए के अंदर ये 4 ही रहेंगे, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, so let us go further then. Adenine will pair with the T, I already told you. Okay, और दोनों के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है? 2। ओके, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच में बनेंगे। Guanine will always pair with the C or a cytosine,
ओके, और वो दोनों के बीच में बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये उसके स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। यू कैन सी हियर, here you can see their structure, 2 hydrogen bond is indicated, here 3 hydrogen bonds are indicated, here 2 3 like this। ओके, तो इसी तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखिए, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर, दोनों की डायरेक्शन, दोनों स्ट्रैंड की डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट जा रही है। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जा रही है, और यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 5 से 3, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है ना, डायरेक्शन रिवर्स है। तो इसीलिए दोनों एंड आपको ऑपोजिट दिखाने हैं जब भी आप डीएनए का मॉडल ड्रॉ करते हो। ओके, देन फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिंक्स 3 कार्बन ऑफ 3rd कार्बन ऑफ 3 प्राइम कार्बन होता है ना, ये लाइक ये देखिए यहाँ पे ये शुगर है ना, शुगर है, वो पेंटोस शुगर है, दिस इज कॉल्ड पेंटोस शुगर। तो इसके पास हम कार्बन के नंबर अगर लिखे तो यहाँ से 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, और एक कार्बन है ना वो रिंग के बाहर है, 5th नंबर का, 5th नंबर का। जो भी फॉस्फेट ज्वाइन होने वाले हैं वो 3rd नंबर के कार्बन के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, है ना, 3rd नंबर। ये आप देखिए यहाँ पे 3rd नंबर जो है ना कार्बन, वहीं पे ये ज्वाइंट हो रहे हैं फॉस्फेट। ओके, और अगर दूसरी ओर से होगा तो वो 5 कार्बन से, मीन्स 5th नंबर के कार्बन से होगा। तो अगर ये नीचे से ज्वाइन हो रहा है तो इट विल ज्वाइन विद द 3 प्राइम। ओके, और ये 5 प्राइम से हो रहा है ना तो आगे से ज्वाइन करेगा, मीन्स ऐसे बीच में है। आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से आपको सिखाती हूँ, आप इधर देखिए, अगर ये पेंटोस शुगर है, आपको दिख रही होगी पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर है। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 है, और ये 5 नंबर वाला आउटसाइड है। तो अगर आप यहाँ से ज्वाइन करोगे ना, यहाँ से ज्वाइन करोगे तो इसका कौन सा वाला कार्बन होगा, 5 का होगा। तो 5 कार्बन जो है ना, 5th नंबर ऑफ कार्बन ऑफ 1 शुगर विल ज्वाइन विद द 3rd कार्बन ऑफ अनदर शुगर, है ना। 2 के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है ना, तो इसका अगर 5 कार्बन है, 5th नंबर का कार्बन ज्वाइंट हो रहा है इसका, तो इसका है ना 3rd नंबर का ही ज्वाइन होगा। 5-5 दोनों नहीं ज्वाइन हो सकते, क्योंकि 5-5 दोनों ज्वाइन नहीं हो सकते। 5 प्राइम वाला जो है वो 3rd प्राइम के साथ ही ज्वाइन करेगा। ओके, तो 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसे ही ये ज्वाइंट होता है। ओके, सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन एंड्स लाइक दिस। इसी वजह से एंड्स है ना हम इसी तरह से लिखते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम लाइक दैट। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसके पीछे का रीजन है कि 5 प्राइम और 3 प्राइम हम क्यों लिखते हैं। कभी भी कोई चेन अगर डीएनए की दिखाई तो एक एंड को हम क्या लिखते हैं, 5 प्राइम, दूसरे एंड को क्या लिखते हैं, 3 प्राइम। इसके पीछे का रीजन क्या था, ये था, है ना। ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द शुगर, शुगर के कौन से कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है। ठीक है, सो लेट अस गो फर्दर देन। Now, bonds between phosphate and OH group of the sugar is a ester bond. Okay, suppose ये sugar है, ये phosphate है, ये sugar है, ये phosphate है, ये sugar है, ये phosphate है, इसी तरह से है ना। तो ये जो bond बन रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे bond बना है, यहाँ से ये, यहाँ से ये ester bond है। ओके, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे बीच में क्या है, phosphate है, दोनों और एस्टर एस्टर, ये भी एस्टर बॉन्ड, ये भी एस्टर बॉन्ड, यू कैन सी, है ना, दोनों ही और। देखिए मैं वापस दिखाती हूँ, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये एस्टर बॉन्ड है, ये एस्टर बॉन्ड है ना। तो बीच में फॉस्फेट, इसीलिए इसे बोला जाता है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। बीच में फॉस्फेट और दोनों और एस्टर बॉन्ड, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, इसे बोला जाएगा फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये भी याद रखना है। देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और शुगर फोस्फेट के बीच में, मींस 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है।
ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. ओके, नाउ लेट अस गो फर्दर. The bond between sugar and nitrogen base is called N-glycosidic bond. ओके, नाइट्रोजन बेस और ये जो दोनों के बीच में बन रहा है ना, ये बॉन्ड, यहां से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला जो है ना, देखिए एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो ये 3rd नंबर का बॉन्ड हुआ. तो ये हो गया फर्स्ट बॉन्ड, दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ पे शुगर फोस्फेट के बीच में जो हो रहा है, तो डाई फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और यहाँ पे जो हो रहा है, दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो इस तरह से डीएनए के स्ट्रक्चर में टोटल 3 टाइप के बॉन्ड्स आते हैं. ओके, टोटल 3 टाइप के बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पे आते हैं. बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. ओके, कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं और कौन कौन से बॉन्ड्स कहाँ पे बन रहे हैं. नाउ हमने आगे देखा था ए बी डीएनए, बी डीएनए, जेड तक के डीएनए होते हैं. ओके, कितने सारे टाइप के डीएनए होते हैं. तो इसमें यहाँ पे जो हमने बात की ना, ये जो कॉमन बात, जो भी हमने कैलकुलेशंस देखी, जो भी देखा, ये सब हम देख रहे हैं बी डीएनए के लिए. मीन्स ये जो है ना, वो अप्लाई किसको होता है, बी डीएनए को अप्लाई होता है. ओके, तो 1 फुल टर्न हैज अ 10 स्टेप्स. ये अगर फुल टर्न हुआ ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज फुल टर्न, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स. इसे हम हेलिक्स बोलेंगे. ओके, उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं. इसी के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, जो हमने कल बात की थी. और इसकी जो लेंथ है ना, वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है. ओके, दैट मीन्स ये दोनों के बीच का जो लेंथ होगा ना, मीन्स एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे के बीच का, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा. 3.4 एंगस्ट्रॉम. ओके, दूसरी बात, ये स्ट्रैंड का जो पूरा टर्न है, जो एंगल बनाता है, इसे टर्न लेके लेके जो एंगल्स बनाते हैं ना, वो 360 होता है फुल टर्न के लिए. तो एक टर्न जो बन रहा है ना, ऐसे स्ट्रैंड जैसे ऐसे टर्न ले रहा था, तो ये होता है 36 डिग्री, है ना. 36 होती है, पूरा टर्न ले नहीं लिया, ऐसे अगर है तो टर्न लेके ऐसे हो रहा है, तो ये जो लेगा ना, वो 36 होगा ईच स्टेप के बीच में, है ना. ईच स्टेप ऐसे 10 स्टेप होते हैं ना, तो इसे हम सिर्फ 360 को डिवाइड कर लेना है 10 से. ओके, तो इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर बन रहा है. तो यहाँ पे हम डीएनए का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म कर रहे हैं, है ना. तो डीएनए के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आगे जाने से पहले वो करेंगे हम. दूसरी बात, आज में है ना, कैलकुलेशन बेस आपको नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ये रुद्र नहीं है, तो रुद्र का फिर मिस हो जाएगा. तो हम लोग है ना, कैलकुलेशन बेस कल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये कर लीजिए, है ना, जो भी टॉपिक हमने सीखा है ना आज के लिए, वह उसके. ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर 4 है तो इसके अंदर टोटल 1 2 एंड 3. यहाँ पर भी टोटल 1 2 एंड 3. अगर 4 न्यूक्लियोटाइड्स थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विल बी 6 in case of a 4 base pair. Okay, this is for 4 base pair. Now calculate same for 4000 base pair. आप इसी को अब कैलकुलेट करिए for the same method. And 6000. फिर से सुनो कैसे करना है. 6000 भी नहीं आएगा, है ना, 6000 नहीं आएगा, करके देखो. मैम 8000. नो, 8000 तो आएगा ही नहीं. देखो क्या करना है, 2 स्ट्रैंड है ना, दोनों स्ट्रैंड में देखिए 4000 4000 होगा, दोनों में ही 4000 4000 होगा. ठीक है, तो ये 4000 में से सिर्फ आपको 1 माइनस कर देना है. कितना होगा, है ना, 3999 होगा ना. यहां से भी आपको माइनस कर लेना है 1. ठीक है, फिर दोनों के बीच का कैलकुलेशन कर दीजिए. तो 8000 में से आपको कितने निकालने पड़ेंगे, 2.
तो आंसर क्या आएगा? 7998. यस, 7998, दिस विल बी द आंसर। देखो कैसे कैलकुलेट, यहाँ पे मैथमेटिक्स काम नहीं करने वाला स्टूडेंट है ना, यहाँ पे बायोलॉजिकल आंसर्स है, तो यहाँ पे ऐसे हम नहीं कर सकते, इसमें इतने तो इसमें केस कितना होगा, ऐसा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होने वाला। तो सिंपली दोनों ही एंड से आपको सिर्फ एक एक निकाल देना है ना, तो इसी तरह से कैलकुलेशन होता है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, सेम है, 4000 बीपी ही है डीएनए, ओके, 4000 बीपी है, उसके अंदर एडेनाइन जो है ना वो 25% है, एडेनाइन 25% है, ओके। तो जी जो है वो कितने परसेंटेज होगा? जी कितने परसेंटेज होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा है, ए के साथ टी ज्वाइन होता है, जी के साथ सी ज्वाइन होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ए के परसेंटेज अगर पता है आपको तो जी के कर सकते हो। ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। नहीं पता चला मैम। ओके, तो एक बार समझिए आप, ए अगर 25% दिया है आपको, ए 25% दिया है, तो टी भी 25% होगा, यस और नो? इसमें पता चला आपको? ए अगर 25 है तो टी 25% ही होगा, या फिर अलग होगा, या फिर अलग हो सकता है? बोले यस और नो? ए अगर 25% है तो टी 25% है, एम आई करेक्ट और रॉन्ग? Yes, ma'am. यस मैम करेक्ट। ओके, तो अगर ये दोनों मिलके 50% बना रहे, ये दोनों मिलके अगर 50% बना रहे है ना, तो जी और सी भी दूसरा 50% बना लेंगे, दूसरा तो कोई होता ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, अगर मुझे पता चल गया कि ए और टी मिलके 50% बना रहे, तो बाकी के जो 50% बचे वो कौन बनाएगा? जी के और सी के अलावा कोई बना ही नहीं सकता, रिमेनिंग जी और सी होता है। तो जी का पता मुझे जी और सी का पता चल गया 50% है, ये दोनों सेम होता है, तो आई विल डिवाइड इट विद द 2। जी सी का पता चला ना, तो आई विल डिवाइड इट विद द 2, so I will get 25%, so G will also 25%। समझ में आया? जी भी कितना होगा? 25% होगा। क्लियर हो रहा है आपको? यस मैम। ओके, अब मैंने अगर पूछा आपको ऑप्शंस में परसेंटेज नहीं दिए, परसेंटेज ऑप्शन में नहीं दिए और ऑप्शन में दिया है नंबर्स ऑफ अ बेस पेयर, तो जी की बेस पेयर कितनी होगी? जी के नंबर्स कितने हो गए? अगर ये डीएनए 4000 बीपी का है, अगर ये 4000 बीपी का है, दैट मीन्स 8000 बेस पेयर है, सॉरी बेसिस है ना, ये फिर बेसिस कितने हैं? 8000 बेसिस है टोटल। ओके, तो टोटल अगर 8000 बेसिस है
तो यहाँ पे अगर मैं 50% करूँ तो ए और टी मिलके कितने बनाएंगे? 4000। जी एंड सी मिलके कितने बनाएंगे? 4000। ओके, तो जी और सी दोनों तो सेम होते हैं, तो आई विल डिवाइड इट विद द 2, तो आई विल गेट जी, दैट विल बी 2000. कैन यू गेट दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let me ask you another question. Suppose DNA is having DNA having 1600 base pair, okay, A having 15%, and find out percentage of C. C के परसेंटेज फाइंड आउट करिए. Ma'am, 35%. 35. Okay, 35%. Good. What will be the number of G? Number of G बोलिए. Eight hundred. How many? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स. 800. Okay, 800. Good. Good answer. 1 minute, 800 नहीं होने वाला, कुछ गड़बड़ है, फिर से करो. जब भी बेसिस दिए हैं ना, तब ये पेयर नहीं है. ओके, ये बेसिस दिए गए हैं, बेस पेयर नहीं है. Ma'am, 560. 560 is correct. 560 is correct. Okay, another question same. इसी में दूसरा क्वेश्चन. हेलिक्स कितने होंगे? हेलिक्स कितने होंगे? 1600 अगर बेसिस है ना, तो बेस पेयर कितने होते हैं? 800 बेस पेयर होते हैं. हेलिक्स कितनी बनेगी? Ma'am, 80. 80. वेरी गुड, वेरी गुड. गुड आंसर. ओके, लेंथ कितना होगा डीएनए का? डीएनए का लेंथ कितना होगा?
2720 nanometer. 2000 720 nanometer. ओके वीरेंद्र तुम्हारा सेम आ रहा है 272 आएगा मैम. यस 272 आएगा 272 आएगा ओके और उसका वेट कितना होगा स्पेलिंग शायद गलत होगा वेट का 1 मिनट कितना होगा वेट स्टूडेंट वेट है ना वो फिक्स ही होता है कितना भी लंबा डीएनए हो क्या भी हो कुछ भी हो 20 एंगस्ट्रॉम इज अ फिक्स तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आते हैं ये डीएनए रिलेटेड टॉपिक्स में से ओके तो इतना आपको करना पड़ेगा तो अभी के लिए कोई